इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। पे बात करेंगे जानलेवा पुलिस की। जी हाँ, आखिर कब तक इस तरीके की वारदातें होती रहेंगी? और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब कब इस तरह की वारदातें हुई हैं। देखिए, पुलिस कस्टडी में मौतों में यूपी नंबर 1 है। 2017 से 2022 तक 5 सालों में 669 मौतें हुई हैं। पिछले 2 सालों में मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 75% की बढ़ोतरी हुई है। आपसे विवाद में थाने में ले गई थी पुलिस। और क्या अब यूपी में शांति भंग की सजा मौत है, ये बड़ा सवाल है। पुलिस पर लॉकअप में जमकर पीटने का आरोप लगा है। भाई को इधर उधर घुमाती रही पुलिसकर्मी और मोबाइल फोन जब्त कर नहीं करने दी बात परिजनों से। लॉकअप में ही मौत होने का परिजन दावा कर रहे हैं। परिजनों को मृतक का शव भी नहीं दिखाया गया। परिजनों के अस्पताल के सामने जाम लगाया गया। हंगामे के बाद आखिरकार पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। पत्नी से सुहाग और बच्चों से पिता का साया छिन गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सहित शासन में बैठे अधिकारियों के लाख नसीहतों के बाद भी पुलिसिंग को जमीन पर उतारने वाले स्टाफ के रवैये में सुधार नहीं हो रहा है। पुलिसकर्मी बर्बरता वाली इमेज से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। पीड़ितों के मुताबिक विभूति खंड के विभवखंड 4 निवासी मोहित पांडे अपने परिवार संग रहते थे और चिन्हट थाना क्षेत्र के देवा रोड स्थित जैनाबाद गांव में स्कूल ड्रेस का कारोबार करते। उन्होंने बताया कि बीती शाम को चिन्हट पुलिस ने मोहित पांडे को डाला चालक आदेश से हुए विवाद को लेकर हिरासत में लिया और ले जाकर थाने में बैठाए रखा। जानकारी होने पर उसके भाई शोभाराम ने थाने पहुंचकर छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उसे भी बैठा लिया और पूरी रात टॉर्चर करने का सिलसिला जारी रखा। शनिवार सुबह मोहित की तबीयत खराब होने पर पुलिस उन्हें इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराने पहुंची, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। मृतक के बहनोई राम किशोर त्रिपाठी पुलिस को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि पुलिस की बर्बरता ने ही मोहित की जान ले ली है, इसीलिए दोषी पुलिस कर्मियों को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। मैं उनका चाचा लगता हूँ। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया तारीख 26 26 है 25 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है। देवा रोड का मामला है। जैनाबाद का चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? अरे पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। मोहित की मौत ने उनकी पत्नी सोनी पांडे का सब कुछ छीन लिया है। इससे उनकी आंखों में आंसू भले ही सूख चुके हों, लेकिन रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। सोनी को स्वयं के साथ नाम शिवांशु, बिट्टू और छोटू 3 बच्चों की परवरिश करने की पहाड़ से जिम्मेदारी भी अकेले उठानी होगी। पत्नी सोनी भी पुलिस पर सीधे हत्या का आरोप लगाते हुए दंडात्मक कार्रवाई की मांग करती है। पुलिस कस्टडी में कारोबारी मोहित की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने आक्रोशित होकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर रोड जाम कर प्रदर्शन किया। उन्होंने एसएचओ सहित दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करने के साथ मोहित का शव दिखाए जाने की मांग की थी। पुलिस की मनमानी से मौत के विरोध में प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कमिश्नरी के पूर्वी, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ 7 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। अफसरों ने सवालों के से घिरे मान हाथों पर तत्कालीन एक्शन लेने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर ही जाम समाप्त करने का दबाव बनाए धीगा मुश्ती शुरू कर दी। इसके बाद रामदेश पांडे ने चिन्हट में तैनात एसएचओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की है। पुलिसकर्मी अफसर मातहतों की फीडबैक के आधार पर पुलिसिया बर्बरता को स्वीकार करने के बजाय स्वास्थ्य कारणों से मौत की थ्योरी दोहरा रहे हैं।
एडीसीपी पूर्वी पंकज सिंह ने बताया कि मोहित पांडे और उनके भाई शोभाराम का विवाद के चलते चालान किया गया था। अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक है उसकी मां की दी हुई तहरीर पर थाना चिनट में 5 से 17/2024 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 1-2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी? और अब पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा लिखाया जाए, तो उनके मुकदमा लिखाया गया है। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा। भैया कल एक दूसरे माल ढोबते हैं, जो सामान मतलब हमारे स्कूल के बनते तो माल ढोबते, तो उनसे कुछ आपस में बातचीत भाई रहा है। रात गई यहाँ, फिर उसके बाद पुलिस मतलब इधर से बुलाएगा, दोनों पार्टी बुला, फिर उसके बाद दोनों लोगों बुला के अंदर बंद कर दी। रात भर वहीं पड़े रहे। दिन भर अब फोन नंबर जेठ का दिन कहीं बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी भर्ती है यहाँ अंदर हो जाए दौरी का यहाँ दौरी कहाँ न मुलाकात है माल भैया नहीं भाई नहीं मिला दी। हाँ पुलिस वाला बदतमीज कहूँ वो कहीं परेशान ना घबराओ ना पानी पिला भाई मेरे भाई तुम्हारी मुलाकात कराए ममका हमारी मुलाकात मेरे आदमी तो करा दे। बताते चले मृतक के भाई शोभाराम के मुताबिक पुलिस के उत्पीड़न से उसके भाई की मौत लॉकअप में हो गई थी। पुलिस उसके पहुंचने से पहले ही उसको पीट रही थी। इससे वह रात में ही स्वयं को लॉकअप से निकालने को कह रहा था। पुलिस ने घर वालों से बात भी नहीं करने दी। तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस ने मृतक मोहित की मां तपेश्वरी से शिकायत पत्र लेकर एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो गई। सवाल उठता है कि अधिकारियों ने परिजनों के आरोपों को मद्देनजर पहले ही मामले की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बीमारी और उत्पीड़न की बात साफ कर देती। हालांकि परिजन पुलिस उत्पीड़न से मौत होने वाले दावे पर अड़े हैं। लखनऊ से शिवा शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए हाल ही में लखनऊ में ये दूसरी मौत है। पुलिस हिरासत में इससे पहले दलित की मौत हुई थी। राजधानी के चिनहट थाने में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद परिजनों को एक बार फिर हंगामा काटने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने के लॉकअप में बंद कर मोहित को पुलिस ने बर्बरता की और पुलिसिया उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप 32 वर्षीय मोहित पांडे की मौत हो गई। अब पुलिसिया बर्बरता पर अफसरों ने चुप्पी साध रखी है, जबकि परिवार का चिराग बुझ जाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है, उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी हैं, अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ में है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चंचल यादव हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, अभिषेक गुप्ता हमारे साथ में है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, अनिकेत तिवारी हैं, लखनऊ से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं मामले से जुड़े। मैं उनका चाचा लगता हूँ। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया। तारीख 26 है 26 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का। चिनहट थाने की बात है। चिनहट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? अरे पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। जो मृतक है उसकी मां की दी हुई तहरीर पर थाना चिनट में 5 से 17/2024 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 1-2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी? और अब पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा लिखाया जाए, तो उनके मुकदमा लिखाया गया है। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से, वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा। कुछ नहीं भैया, कल एक दूसरे माल ढोबते हैं जो सामान मतलब हमारे स्कूल जैसे के बनते तो माल ढोबते, तो उनसे कुछ आपस में बातचीत भाई रहा है। रात गई यहाँ, फिर उसके बाद पुलिस मतलब इधर से बुलाएगा, दोनों तरफ दोनों पार्टी बुला के, फिर उसके बाद दोनों लोगों को बुला के अंदर बंद कर दी। रात भर वहीं पड़े रहे। तो दिन भर अब फोन हमारे जेठ करीन कहीं भाई बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी भर्ती है यहाँ अंदर हो जाए दौरी का यहाँ दौरी कहाँ न मुलाकात है माल भैया नहीं भाई नहीं मिले दी। हाँ पुलिस वाला बदतमीज वो कहीं परेशान ना घबरा ना पानी पिला भाई मेरे भाई तुम्हारी मुलाकात कराए बमका हमारी मुलाकात मेरे आदमी तो करा दे। हैं सबसे पहले सवाल जयप्रकाश जी से, पूर्व आईपीएस हैं। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। जयप्रकाश जी, क्या शांति भंग की सजा उत्तर प्रदेश में मौत है? और सबसे बड़ी बात, अगर मौत है तो क्या ये पुलिस ही तय कर लेगी? क्या न्यायालय, कोर्ट, कचहरी इन सबको बंद कर देना चाहिए? आप किसकी लापरवाही मानते हैं इस पूरे मामले में? क्योंकि लॉकअप में मौत होने का दावा परिजन कर रहे हैं और जिस तरीके की स्थितियां निकलकर सामने आई हैं, ये पुलिस महकमे पर कई सारे बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। सर आप प्लीज अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात बोलना शुरू कीजिए। जी हाँ जी सर। आपने बताया कि पुलिस उन लोगों को थाने पर ले आई थी और थाने पर तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है और उसके साथ कोई भी किसी भी तरह की चोट पहुंचती है, उसके साथ कोई घटना हो जाती है, तो ये पक्का मान के चलिए कि वो पुलिस की जिम्मेदारी में बातें आती हैं और पुलिस को फिर वो बताना होगा कि किन परिस्थितियों में उसे चोट आई या किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई। ये पुलिस को बताना ही होगा। इसे पुलिस कस्टडी डेथ कहते हैं। पुलिस कस्टडी डेथ में पूरी की पूरी जिम्मेदारी पुलिस पे रहती है उन परिस्थितियों को, उन हालात को ये बताने के लिए कि किन हालात में उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो गई। तो जिम्मेदारी तो देखिए पुलिस की है और इसका सेट प्रोसीजर है कि जैसा कि अभी पुलिस की बाइट भी आ रही थी कि वो डॉक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद देखिए एनएचआरसी को रिपोर्ट इन्हें भेजना होगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भेजना होगा और इस प्रकरण में कंपलसरी है कि एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो जो पुलिस से हट के हो और इस मामले की जांच उस थाने से हटा के किसी और थाने को दी जाए या दूसरे ब्रांच को दी जाए, जिससे उसकी निष्पक्ष विवेचना हो कि इसमें पुलिस की कितनी लापरवाही है और लापरवाही है तो किन किन लोगों की लापरवाही है। ये कंप्लीट जांच होनी चाहिए, तभी पब्लिक को विश्वास हो पाएगा कि पुलिस का जो कार्यप्रणाली थी या पुलिस का कोई दोष है या नहीं दोष है, और दोष है तो कौन कौन उसके लिए दोषी है। विश्वास पब्लिक का अर्जित करने के लिए इतनी कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है और मुझे लगता है कि पुलिस ये सारी कार्रवाई कर रही होगी। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि विश्वास आम जनता में जगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस पर ही जनता जो है वो आगे बढ़ती है और अगर पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं रह जाएगी। चलिए आपके पास में लौटेंगे। अनिकेत हमारे साथ में है, अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से। बहुत स्वागत अनिकेत आपका भी। अनिकेत, पूरा मामला क्या है? परिजन फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके की न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या कहना है उनका? देखिए गरिमा, अगर बात इस पूरे घटनाक्रम की जाए तो मात्र चंद रुपयों के जो लेन देन था, तो चंद रुपयों का लेन देन कहीं ना कहीं उसकी मौत की वजह बन गया। हालांकि जो जानकारी सामने निकल कर आई उसमें बताया गया कि जो मोहित पांडे था उसका एक व्यक्ति था जो उसका काम करता था और उसके कुछ रुपए थे वो जो बकाया थे, वो रुपए मांगने के लिए जब उसके वो घर पे जाता है तो कुछ आपस में बहस होती है। उस बहस के दौरान कुछ हल्की फुल्की मारपीट होती है, जिसके बाद 112 पर सूचना के बाद वहां मौके पर पुलिस पहुंचती है और मोहित पांडे को गिरफ्तार करती है और उसको थाने ले जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए उस घटनाक्रम के आगे बढ़े गरिमा, तो उसका जो बड़ा भाई था वो मोहित को छुड़वाने के लिए जब थाने पहुंचता है तो पुलिस के द्वारा उसको भी मारपीट करके उसको भी हवालात में बंद कर दिया जाता है
और जो जो उसका भाई है, जो प्रत्यक्षदर्शी है पूरे घटना का, उसने जो बताया है कि मीडिया के सामने जो बात रखी है कि मोहित को पुलिस कर्मियों ने बुरी तरह से मारा पीटा। वो रात में पानी मांग रहा था, उसको पानी नहीं दिया गया, और जब सुबह जब उसकी हालत जब बिगड़ी है तब उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको डॉक्टरों के पैनल ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं विवेचना होना बेहद आवश्यक है। और ये जरूर है कि पुलिसिया इकबाल बुलंद करने के लिए गरिमा लगातार पुलिसकर्मी एक कठोर एक्शन जरूर लेते हैं, लेकिन वो कठोर एक्शन किसी की मौत में तब्दील हो जाए, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाली निशान पुलिस पर खड़ा होता है। और कस्टोडियल डेथ की अगर बात करें गरिमा, तो ये पहला कोई मामला राजधानी लखनऊ का नहीं है। इसके पहले भी जो मामले कस्टोडियल डेथ के सामने निकल कर आते रहे, और आपने भी अभी आंकड़े बताए थे 2017 से लेकर 2024 में जो मौत का जो आंकड़ा कस्टोडियल डेथ का, वो लगातार बढ़ता हो जा रहा है, उसमें इजाफा कहने के हुआ है। तो साफ तौर पर कहने की बड़ी लापरवाही पुलिस कर्मियों की जरूर देखने को मिलती है। क्योंकि अगर देखें कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी ऐसा मुलजिम है, इसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको अगर बैरिक में रखते हैं या फिर जेल में भी उसको शिफ्ट करते हैं, तो उसके शिफ्ट करने के पहले उसके पूरी सघन तलाशी होती है कि इसके पास कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इतना बड़ा हादसा हो जाना, बैरिक के अंदर सुबह मृत पाया जाता है वो, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है पुलिस पर कि आखिर तमाम वो पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। हालांकि इसको लेकर जो जांच की जो मांग है वो लगातार अब होने बिल्कुल, और पूरे मामले ने तूल भी पकड़ा है। उसके बाद से भी पुलिस महकमा एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है और अब जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ठीक है, सारी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन अनिकेत, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कई सारे सवाल इस घटना के साथ रह जाएंगे, जिनके जवाब हमेशा के लिए रह जाएंगे कि आखिर पुलिस कस्टडी में इस तरीके की घटनाएं कैसे हो जाती हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि पुलिस पर जो सवाल उठते हैं वो वाकई आम जनता के मन से पुलिस के प्रति जो भरोसा होता है उसे हर बार कम करते हुए जाते हैं। ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर होते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पुलिस कस्टडी में मौत की जानलेवा पुलिस को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी अमरदीप जी। लेकिन ये क्या हो रहा है, लगातार सवाल उठ रहे हैं, पुलिस कस्टडी में लोगों की जान अगर जाती है या पुलिस कस्टडी में इस तरीके की घटनाएं होती है तो सवाल किससे पूछा जाए। अभी जयप्रकाश जी ने कहा ठीक है, अब दूसरे थाने में जाएगा मामला, दूसरे पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में विवेचना करेंगे, उसके बाद एक जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जो एक प्रक्रिया होती है वो पूरी करती जाएगी। लेकिन जो जनता का भरोसा टूटेगा, जो परिवार का भरोसा टूटेगा इस पूरे मामले में पुलिस पर से, उसे कौन हील कर पाएगा। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ बोलिए सर। पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के रक्षा के लिए बनी हुई है, और जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मृत्यु हुई है वह बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुखद है। उनके परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस के मारने पीटने से मोहित पांडे की मृत्यु हुई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए तत्काल प्रभाव से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर है, डीएसपी है, एसपी है, सबको जो है निर्देशित किया गया है कि इसको प्रॉपर ढंग से जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जो पुलिस का इंक्वायरी है, दोनों को देखते हुए अगर कोई भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा जो पक्ष है जिसका नाम आदेश है, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो चाहे कोई भी हो, अगर कानून के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानून का डंडा चलेगा। ठीक है, कानून का डंडा चलेगा। लेकिन सर, जब कानूनी प्रक्रिया और कानून के जो रखवाले होते हैं, जो कानून या व्यवस्था बनाए रखते हैं, लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव उत्पन्न कराते हैं, अगर वो पुलिस इस तरीके की हरकतें करेगी तो कैसे कानून मेंटेन हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चंचल यादव जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी, स्वागत आपका। चंचल जी, ये क्या हो रहा है,
एक तरफ पुलिस कर्मियों को कहा जाता था कि भाई ये पुलिस वाले माफियाओं को जीने नहीं देंगे, ये पुलिस वाले माफियाओं को पाताल से भी निकाल कर ले आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन आम जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार होने लग जाएगा। अगर अपराधी भी है, मैं आम जनता नहीं कह रही, कोई अपराधी भी है तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, एक न्यायपालिका है और कोर्ट है, कचहरी है। ये सब किस लिए है? क्या पुलिस वाले ही सभी घटनाओं में फैसला सुनाने लग जाएंगे? और क्या पुलिस वाले इस तरीके से सजा देने लग जाएंगे? लॉकअप में अगर पीटने से लोगों की मौत होने लगी तो भला फिर कैसे लोग विश्वास कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो समझना पड़ेगा, इस सरकार में कस्टोडियल डेथ चंचल जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक से। चंचल जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला छूता नहीं हो रही हो। और मैं आपको बता दूं, जो लखनऊ की जो घटना है, मेरी बिल्कुल पास की घटना है। मोहित पांडे जो है, उनके यहाँ वो लड़का काम करता था और वो पैसे की चोरी करता था, ऐसा मेरे पास जो जानकारी आई है। पैसे चोरी करता था, उन्होंने कहा कि मैं इसको निकालूंगा, वहां से निकाल दूंगा। और वो निकालने की बात उन्होंने कहा, और उसने कहा कि मेरे चाचा बीजेपी के बड़े नेता हैं और मैं देख लूंगा तुमको, और थाना में। और आप सोचो कि दुकान, मतलब वो अपना दुकान का मालिक, वो व्यक्ति जो चोरी करता था, वह व्यक्ति उसको थाने में बंद करवाते हैं। आप सोचो, दोनों भाई बेचारे थाने में बंद होते हैं। और पुलिस का ऐसा, आप हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं, बीजेपी के किसी बड़े नेता का फोन आता है और पुलिस द्वारा पीटा जाता है बाकायदा। अब पीटने के बाद उसकी हत्या हो जाती है, जैसा कि एफआईआर में बाकायदा साफ साफ लिखा गया। अगर आप अनिकेत भाई, अगर आपके पास एफआईआर कॉपी हो तो मैं आपको बात भेज दूं। एफआईआर में बाकायदा लिखा गया है ये चीजों को। और आप सोचिए, ये एक दो घटना नहीं है, मैं आपको बताऊं कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। और आपने कहा ना कि सिस्टम कुछ भी नहीं बचा है, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। आप अगर सोचो कि एक विधायक जिसको सरेआम पीटा जाता है, बीजेपी का विधायक खुद पीटता है, लखीमपुर खीरी कांड आपको याद है मैडम? योगेश वर्मा को मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति दौड़ा दौड़ा के पीटता है, और आप सोचो विधायक की एफआईआर नहीं लिखी जाती है। आप अगर इस प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर की हम चर्चा कर रहे हैं इस बीजेपी के शासन में, तो इससे बड़ा मूर्खता वाला काम क्या हो सकता है? विधायक जो अपनी एफआईआर ना करा पा रहा हो, 8 दिन बाद एफआईआर लिखी गई विधायक की, पता है आपको? जो सत्तारूढ़ का विधायक बैठा हुआ है, क्या बात करेंगे आप? और आज उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, जंगल राज पूरी तरीके से कायम हो चुका है, मुख्यमंत्री की बस का प्रदेश नहीं रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा, डायल 100 जो गरीब आदमी के जो है पीटा जाता था, कोई दिक्कत होती थी, तो उस व्यवस्था को दूर करने के, उस गरीब आदमी थाने पहुंच पाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है डायल 100 से घर तक पहुंचाने का काम किया, जिससे अपराध के ऊपर लगाम लगे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री ने क्या किया, उसको 112 कर दिया। आज 112 भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मैं चैलेंज करता हूं, 5-6 लोग बैठे हैं, अगर 112 बुला लेना, पीड़ित को उठा के पकड़ के बंद करते हैं लोग। और आप पता है, सोचो क्या बना के रख दिया आपने, आज लूट खसूट का अड्डा बन गया है थाने। और मैं जानता हूं, आप विश्वास नहीं करो अभी, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार डायल करके देख लेना, कोई छोटी सी काम पड़ जाएगी। अभिषेक जी बैठे हैं और हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पे हैं, अनिकेत भाई आप भी हैं, आए दिन पाला पड़ता हम सबका। और आप विश्वास करो, इस सरकार में कोई इकबाल नहीं है, और अधिकारी तो इतने मस्त हैं कि उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। हमारा एक दोस्त था ठाकुर समाज का ही, उसका भी चेहरे पे बहुत बड़ा भ्रम था। एक दिन उसको रात में लोग पीटते हैं, मैं रात में 12 बजे गया और थाने गया। उसके बाद जो विपक्ष वाला है, वो चिन्हट थाने बता रहा हूं आपको बात, जो विपक्ष वाला है जाके पैसा पकड़ा दिया 50,000 रुपए। अगले दिन वही चौकी प्रभारी, वो जो पीड़ित ठाकुर समाज का व्यक्ति था, उसको दबा करके पुलिस ने कहा नहीं समझौता करो, नहीं तुम्हारे खिलाफ SC/ST लगा देंगे। आप क्या बात करोगे? मजाक बना के रख दिया है सिस्टम को। तब उस ठाकुर समाज के हमारे मित्र को, तब उनके आंख से पट्टी उतरी कि नहीं चंचल भाई आप सही कहते हो कि सरकार में जो है कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, जो पैसा देता है उसका काम होता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको ना विश्वास हो तो आप एक आध दिन रिपोर्टिंग करा लेना किसी थाने पे जाकर के। कोई थाना बता रहा पूरे प्रदेश का वो बचा नहीं है, क्योंकि किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई लगाम नहीं है। मुख्यमंत्री जी से एकदम बस केवल जो है लूट खसूट का अड्डा बना दिया है इन लोगों ने। और आप सोचो, महिलाएं, अगर किसी महिला के साथ घटना घटती थी 1090 वुमेन पावर लाइन, आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी कि उस महिला को थाने ना जाना पड़े। और आज देखो उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 कर दिया बाबा ने। आज क्या बात करोगे आप? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया,
कि विधायक जब पिटता है सत्तारूढ़ का विधायक और मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति पीटता है और पता है अगले दिन उसका सम्मान समारोह होता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अवधेश सिंह शेर हो गया था वहां पे लखीमपुर खीरी में। और सुनिए इतना नहीं, उसके 7 दिन बाद 8 दिन बाद फिर योगेश वर्मा को धरने पे बैठना पड़ा। ये सच्चो मेरी सुन नहीं रहा है, मैं क्या करूं, आप बताओ। तो बाकी सामान्य जनता की तो बात ही छोड़ दो मैडम आप। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस प्रदेश की ठीक है, यानी आपको पुलिस महकमे से शिकायत हो और जिस तरीके की घटनाएं क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही है, मैडम हमको नहीं सबको शिकायत है। ठीक है सर, ठीक है, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में अभिषेक गुप्ता जी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। अभिषेक जी, इस तरीके की घटनाओं पर क्या कहेंगे आप, किसे जिम्मेदार मानते हो और कैसे लगाम लगेगी? जाहिर सी बात है, ये जांच का विषय हो गया है कि किसने फोन किया और किसके दबाव में पुलिस ने काम। अगर इस बात में सत्यता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और लेकिन विश्वास कैसे होगा? थोड़ा सा मानव अधिकार के बारे में जानते रहते हैं, निचले लोगों को भी, आपके एसआई स्तर के लोगों को, सिपाही स्तर के लोगों को भी एक शांति भंग के लिए अगर आपने अरेस्ट किया है और उसको हार्डकोर क्रिमिनल की तरह अगर ट्रीट कर रहे हैं तो मानवता इसमें नहीं है। और अगर पानी मांग रहा है तो पानी दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको चोट लगी, सबसे पहले तो मेडिकल कराना चाहिए, मेडिकल करा के उसको जो भी है उसका पानी वगैरह देना चाहिए। और ये चीजें अगर आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ने अगर मानवता खो देगी तो फिर आगे के लिए बड़ी दिक्कत होगी। पुलिस को ट्रेनिंग की, एक रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए ताकि कम से कम लोग विश्वास कर सकें। अगर कोई भी मामला होता है, आमतौर पर सबसे पहला कदम पुलिस को ही उठाना होता है और पुलिस ही जो रिपोर्ट विवेचना के बाद लगाती है उस पर विश्वास कर कानूनन प्रक्रिया भी उसके बाद ही शुरू होती है। उसके बाद ही न्यायपालिका में भी वही रिपोर्ट जाती है जिसके बिना पर अगर कोई केस बनता है तो आगे सुनवाइयां होती हैं। और अगर पहले स्टेप में ही कहते हैं ना गलती हो जाए तो भला पूरे मामले में सत्यता रहेगी, पूरे मामले में न्याय मिल पाएगा, चाहे पीड़ित हो या दोनों ही पक्षों को, ये बिल्कुल उम्मीद कर पाना गलत होगा। जयप्रकाश जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। जयप्रकाश जी, देखिए कहा ना कि सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहली जो बड़ी जिम्मेदारी होती है वो पुलिस विभाग की होती है, पुलिसकर्मियों की होती है। एक किसी पुलिसकर्मी को ही विवेचना की भी जिम्मेदारी दी जाती है। सर, अगर उस स्टेप में ही गलतियां हो जाएंगी, उस स्टेप में ही भ्रष्टाचार मिल जाएगा, वहां पर रिश्वतखोरी चल जाएगी, तो सर कैसे पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट करा लेंगे, आप पूरा केस लड़ लेंगे, आप कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन क्या उसके बाद भी जो रिजल्ट आएगा, जो नतीजा आएगा, वो सही मिल पाएगा सिर्फ एक व्यक्ति की गलती से? देखिए, जो विषय यहाँ आपने चर्चा के लिए लिया है उसमें एक युवक की मृत्यु हो जाती है, उसको कोई भी सजा या कोई भी चीज रिपेयर नहीं कर सकती। वो बहुत बड़ा लॉस है, समाज का भी है, उस परिवार का है, सबका है। अब सवाल ये उठता है कि 2 लोग लड़ रहे हैं और पुलिस वहां जाती है और कार्रवाई करती है, तो पुलिस को, जो अभी एक आपके मानवाधिकार के कार्यकर्ता भी बोल रहे थे, ये एकदम वेल नोन है कि जब उनको ले आए हो, ये दोनों ने मारपीट कर लिया, उनको चोट दिख रही है तो उनकी डॉक्टरी करानी चाहिए। और डॉक्टरी कराने के बाद, और ये बहुत छोटा मामला है, तो दोनों को बैठा के समझा बुझा के तत्काल डिस्पोजल किया जा सकता है। और यदि लगता है कि फिर छूट के जाएंगे, फिर मारपीट करेंगे, तभी उन्हें डिटेन किए जाने का प्रश्न है, वरना छोटे मोटे मामलों में थाने में डिटेन नहीं करना चाहिए। या डिटेन नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी नहीं। इसलिए ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो आप ये मान के चलिए कि यदि पुलिसकर्मी कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस कानूनन जो कार्रवाई होती है उसके कारण उसमें कोई पुलिस वाला प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उस पुलिस का, जिन लोगों का इसमें दोष है, उनका इस जांच और विवेचना में केवल बयान देने से ज्यादा कोई रोल नहीं बचता है। कोई दूसरी शाखा, दूसरी थाना उसकी जांच करेगा, हो सकता है गस्टेड अफसर न जांच करे, और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, और एनएचआरसी जब संतुष्ट होगा तभी उस जांच को ओके करेगा। यदि एनएचआरसी को लगेगा कि नहीं, इस जांच में कई झोल है और किसी बिंदु का उत्तर जांच में, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में या पुलिस इंक्वायरी में नहीं है, तो आप ये मान के चलिए एनएचआरसी संतुष्ट नहीं होता हो, आपत्ति दर आपत्ति आती रहती है। और दूसरी बात ये होती है कि परिवार को इस जांच में शामिल करना पड़ता है, पुलिस को, मजिस्ट्रेट को भी शामिल करना पड़ता है कि उस परिवार की पूरी बात सुने
और जो लोग उस प्रक्रिया के दौरान नेचुरल कोर्स में गवाह हैं उनकी भी बात सुनना पड़ता है। तो यदि इन सब सारी चीजों को ईमानदारी पूर्वक जांच होगी तो निश्चित रूप से परिवार को सही स्थिति का पता चल जाएगा और न्याय मिलेगा। मुझे जहां तक विश्वास है ये पूरी बात ईमानदारी पूर्वक जांच हुई तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो डैमेज हुआ है आपने कहा उससे कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता और उसकी कोई भी कुछ भी उसका इलाज नहीं है। ठीक है, चंचल जी कुछ कहना एक बार सुन लेते हैं, फिर जाएंगे उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता के पास। जी बोलिए चंचल जी। चंचल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए आवाज नहीं मिल पा रही है उनकी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे, आपसे हम आगे आपकी बात सुन लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता है अमरदीप त्रिपाठी जी। अमरदीप जी देखिए, पुलिस महकमे पर भी अगर एक्शन होगा सख्त और सरकार अगर सख्त होगी तो ऐसी गलतियां पुलिस अधिकारी भी करने की हिमाकत नहीं उठा पाएंगे। इसमें सरकार की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, जब पुलिस अच्छा काम करती है तो सरकार खूब वाहवाहियां भी लूटती है पुलिस कर्मियों की तारीफें करके। खुद मुख्यमंत्री जी मंचों से बोलने पर नहीं कतराते, इसमें कोई गलत भी बात नहीं है। लेकिन उसी प्रदेश की पुलिस अगर इस तरीके के वाक्य करने लग जाएगी तो सर सवाल तो सरकार से भी पूछे जाएंगे ना। देखिए मोहित की मृत्यु की कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि मोहित का मौत हुआ है, उस परिवार के साथ में सरकार की संवेदना है, पूरे प्रदेश की संवेदना है। लेकिन जो भी उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो समाजवादी पार्टी के गुंडा माफिया थे उनको दिन में तारे दिखाने का कार्य अगर किसी ने किया था तो यही योगी जी की पुलिस ने किया था, उत्तर प्रदेश के पुलिस के लोगों ने किया था। अगर पुलिस के कोई भी दोषी इसमें है, जो चिनार थाने में ये कृत्य हुआ है, ठीक है, उसमें कोई भी दोषी अगर पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस पे सख्त निर्देश दिया है। सरकार के सभी आला लोग जो है, नेताओं ने बात किया है पुलिस प्रशासन के लोगों से। हम सभी लोग टच में हैं, जो यहाँ के कमिश्नर हैं, कि अगर कोई भी इंक्वायरी के बाद में यह साबित होता है कि वहाँ पुलिस कर्मचारी दोषी है या इंस्पेक्टर दोषी है, एसआई कोई है, तो उनके खिलाफ 302 तहत पंजीकृत करके मुकदमा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी पुलिसकर्मी को हो या कोई अन्य अपराधी हो, जो भी अपराध करने का कार्य करेगा, जो भी कानून के साथ छेड़खानी करने का कार्य करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि यह इसी समाजवादी पार्टी का आप जब देखे होंगे, जो उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक का दौर था, तो अपराधियों को जो है गोद में बैठाने का कार्य किया जा रहा था। और जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उनको जो है अभी राजनीति, कम से कम हर मामले में राजनीति नहीं है। आप गिनाएंगे कि समाजवादी पार्टी के दौर में क्या होता था, उस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिलहाल पिछले 2 सरकारों से आप हैं, तो सवाल आपसे पूछेंगे हम। अगर इतना ही विश्वास आम जनता को उन पर होता तो शायद उन पर विश्वास दिखा लेते। हम तो सीधे तौर पर आपसे कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो सत्ता में है उनसे सवाल और वही जवाबदेही उनकी बनती है। ठीक है, आपके पास तो लौटेंगे जल्दी से। चंचल जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं बस। चंचल जी बोलिए। चंचल जी बोलिए। सरकार से किसी को उम्मीद नहीं है, ये इतनी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो मेरी, हाँ, इतने पक्षपात। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा जितेंद्र यादव नोएडा के अंदर एक हत्या की थी, एनकाउंटर फर्जी, और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और आज भी जितेंद्र जो है ऑन बेड है। उसकी बहन ने न्याय न मिलने को लेकर के सुसाइड कर लिया। और वहीं पे एक विवेक तिवारी की हत्या लखनऊ में अंदर होती है, फर्जी एनकाउंटर। आपको याद होगा रात में पुलिस द्वारा एनकाउंटर फर्जी होता है, उसकी पत्नी को गैजेटेड ऑफिसर बनाया जाता है और विवेक तिवारी को, मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे कंफर्म नहीं हो, लेकिन 1 करोड़ रुपए का सरकार ने मुआवजा भी देने का काम किया विवेक तिवारी को। तो ये बीजेपी का चाल चरित चेहरा है। ये त्रिपाठी जी बैठे हैं, अगर भाई बीजेपी के लोगों को अगर कोई घटना घटती है उसमें इनको मुआवजा मिलेगा, उनको सम्मानित करेंगे, लेकिन अगर पीडीए का कोई अगर होगा तो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। या पीड़ित जनरल होगा उसके साथ भी कोई इंसाफ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, 1-2 घटनाएं नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया कि जब विधायक की एफआईआर लिखने में यह हालत सरकार की है, तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या हाल है। लापरवाही और कहीं ना क्योंकि कहीं बाबा का जो न्याय वाला सिस्टम है, आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल सर, हमने देखा। शांत हो जाइए अमरदीप जी, शांत हो जाइए अमरदीप जी। विधायक ने किसके ऊपर एफआईआर लिखवाई? वो भी 8 दिन बाद, जब उनके बेटे के ऊपर बात आई। ठीक है सर,
जब उनके बेटे को उनके जान की बात आई तब जाकर के वो बीजेपी के विधायक ने दंगाइयों के नाम बकायदा बता करके एफआईआर लिखवाई है। ठीक है सर, बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की लापरवाही जो है वो अलग अलग मामलों में सामने आती रही और यही वजह है कि लोग विश्वास कम कर पा रहे हैं और हमेशा से जो छवि बिगड़ती आई है पुलिस कर्मियों की वो ऐसे ही कुछ मामलों की वजह से बिगड़ जाती है। उम्मीद है कि बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ। ठीक है सर, अपनी चर्चा को हमें यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, चंचल जी माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ा सवाल ये कि क्या यूपी में पुलिस ही अब फैसला करेगी, क्या शांति भंग की सजा मौत के तौर पर मिलेगी लोगों को, ये एक बड़ा सवाल है। जानलेवा पुलिस में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।